नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ रूबी। आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की संभावनाओं पर। नीति आयोग ने जून 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की, जिसमें कहा गया है कि रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे निर्णायक भूमिका वाला साबित हो सकता है। लेकिन कैसे, यह बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं CSIR IGIB के निदेशक प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल और सोसाइटी फॉर इमरजेंसी रेडियोलॉजी की महासचिव डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। आप दोनों का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर अग्रवाल, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि मेडिकल सेक्टर में AI को लेकर क्या भूमिका देखते हैं आप? किस तरह से इंटरवेंशन शुरू हुआ इस सेक्टर में? देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये काफ़ी वक्त से है। जब आप गूगल पे सर्च मारते हैं और आपको वही चीज़ मिल जाती है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जब अमेज़ॉन पे शॉपिंग कर रहे होते हैं तो मिलती हैं, सब में AI है। मेडिकल सेक्टर में इसका आगमन थोड़ा लेट हुआ और इसका आगमन दो वजह से हो रहा है जी। सबसे पहले ये कि कई बार आपको क्लासिफाई करना होता है जी। इस आदमी को ये मर्ज़ है, इस आदमी को मर्ज़ नहीं है। डॉक्टरों की शॉर्टेज है, जब आप गांव वगैरह की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर मिलते ही नहीं हैं। लेकिन टेस्ट एक्सरे हो सकता है, एक्सरे पढ़ने वाला रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में एक इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमन ना हो लेकिन ये काम कर सकती हो की बहुत ज़रूरत थी। और ऐसे कामों में AI बहुत अच्छी तरह काम करता है। अगर आप एक बच्चे को भी दिखाएंगे एक मोटरसाइकिल का चित्र जी। और एक साइकिल का जी। 10, 15, 20 बार देख के वो सीख सकता है। पुराने ज़माने में हम कंप्यूटर से लिखते थे, अगर ये है तो मोटरसाइकिल है, ये है तो साइकिल है। जी। आज मशीन लर्निंग की वजह से ये पॉसिबल हो गया है। आप सिर्फ चित्र डालिए, कंप्यूटर अपने आप सीख जाएगा कि कौन सा क्या है। तो आप ट्यूबरक्लोसिस के 1000 चित्र डालिए, नॉर्मल के 1000 डालिए, उसके बाद वो अपने आप सीख जाएगा किस आदमी को ट्यूबरक्लोसिस है, किस आदमी को नहीं है। तो सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट होगा, जहाँ लोगों की कमी है जी, वहाँ पे उनकी असिस्टेंस करेगा। डॉक्टर अंजलि, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेडिकल सेक्टर में किस तरह के AI टूल्स आज मौजूद हैं, यूज़ में आ रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं? मेडिकल सेक्टर में कई टूल्स आजकल, कई तो रिसर्च स्टेज में हैं और कई हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आ गए हैं, और कुछ हैं जो अभी काफ़ी वैलिडेशन स्टेज में भी हैं, जो मिडिल स्टेज है। सबसे पहले जैसे डॉक्टर अनुराग ने बताया कि जैसे डायग्नोस्टिक्स में जी, तो जितने भी इमेज बेस्ड डायग्नोस्टिक्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जी। आज शुरू हो गया है और आने वाले कल में और भी ज़्यादा इसकी अहमियत बनेगी। मैं उदाहरण के लिए एक TB का उदाहरण लेती हूँ। हमारे देश में TB बहुत ही कॉमन बीमारी है। कई लोग इससे सफ़र कर रहे हैं जी। और इसमें जांच अगर जल्दी हम कर लें, सही टाइम पे कर लें, तो इस इन्फेक्शन की हम रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी बताया कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है। डॉक्टर्स की कमी है और हमारे गांव में जहां 70% पॉपुलेशन है वहाँ पे तो डॉक्टर्स और भी कमी में हैं। और डॉक्टर्स के विशेष प्रकार से रेडियोलॉजिस्ट तो और भी कम हैं मात्रा में। तो इन जो TB के डायग्नोसिस में सबसे पहले छाती का एक्सरे हम करते हैं एज अ स्क्रीनिंग मोडालिटी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद और एक बलगम की जांच के साथ। तो इस एग्जामिनेशन में यदि हम डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हैं तो सपोज एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन है गांव में या मोबाइल वैन में जो स्क्रीनिंग कर रहा है, अगर वो जो एक्सरे एक्वायर हुआ है वो तो मशीन से आप फैक्टर सेट कर दीजिए, मशीन एक्वायर कर लेगी। तो उन एक्सरेज को अगर टाइम से हम पढ़ पाएँ, हम नहीं अवेलेबल, रेडियोलॉजिस्ट अगर वहाँ नहीं अवेलेबल या ट्रेंड मेडिकल डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम उस एक्सरे को सही से पढ़ पाएगी और वो एक संकेत दे पाएगी कि इस एक्सरे में वो चिन्ह है जिससे कि हमें TB का शक हो रहा है। तो उन मरीजों को हम सही जगह रेफर कर सकते हैं और उनका इलाज सही तरीके से शुरू हो सकता है। ये डायग्नोस्टिक्स का एक उदाहरण मैंने दिया आपको। यहाँ पे डॉक्टर अंजलि ने अर्ली डायग्नोस्टिक की बात की। मैं प्रोफेसर अग्रवाल आपसे जानना चाहूँगी कि AI से अर्ली डायग्नोस्टिक का जो प्रोसेस है दूसरी बीमारियों में भी किस तरह से एक्सपेडाइट हो सकता है, क्या बेनिफिट मिल सकता है? अगर हम जैसे ब्रेस्ट कैंसर ही लें,
तो सबसे अर्ली डायग्नोसिस तब हो सकता है अगर आपको पता लग जाए जी कि इन लेडी को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। ये कैसे पता लगता है? जेनेटिक टेस्टिंग से। बिल्कुल। एक ह्यूमन जीनोम में अरबों बेस पेयर होते हैं। आदमी तो बेस पेयर पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन कंप्यूटर और एआई के माध्यम से एक पूरा जीनोम स्क्रीन हो सकता है बताने के लिए किस लेडी को कैंसर का रिस्क है, जी कौन से उसके जीन में म्यूटेशन है, कौन से नहीं है। पहला लेवल ये है। जी सेकेंड लेवल है जो लोग हाई रिस्क हैं उनको आपको स्क्रीन करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? मेमोग्राफी जैसे टूल्स के साथ करते हैं। अब उस मेमोग्राफी को पढ़ने के लिए आपको लोग चाहिए होंगे, पहले ही शॉर्टेज है। तो ये स्क्रीनिंग मेमोग्राफीज जो होंगी, जी इसके लिए आप जैसे टूल बना है मेमो असिस्ट, डॉक्टर अंजलि की कंपनी से, एंड इस टूल से आप हज़ारों मेमोग्राम पढ़ सकते हैं और जिन लेडी को जल्दी कैंसर हो जाए वो डिटेक्ट होके सही टाइम पे रेफर हो सकता है। ओके। अगर कैंसर का शक हो मेमोग्राम पे तो क्या होगा? आप एक नीडल डालेंगे और एक उसका पीस लेंगे, वो अल्टीमेटली पैथोलॉजिस्ट पढ़ता है, पैथोलॉजिस्ट की भी कमी है। तो अगर एआई उसको जल्दी देख पाए तो वो उस तरह कर सकता है। जी। और अंत में क्या होगा? अंत में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनका ट्रीटमेंट क्या करना है। जी चलिए, जिनका टाइम पे आ गया उनकी सर्जरी हो गई। तो हमारे देश में किन किन बीमारियों के लिए एआई का को यूज़ में लाने का सोच रहे हैं, वहाँ पे R&D कर रहे हैं? अगर हम इन्फेक्शंस में देखें जी तो ज़्यादातर जो एफर्ट है वो ट्यूबरकुलोसिस पे है। ओके। उसके सिवा मलेरिया पे भी कुछ काम चल रहा है कि मलेरिया पे कई बार ब्लड स्मीयर पे नज़र आता है। जी कैंसरों में देखें तो सर्वाइकल कैंसर, जी ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर, इन तीनों में बहुत है। ओके। और जितनी भी जो इमेज की बीमारियां होती हैं, जैसे ऑप्थोमोलॉजिस्ट ओके। आपकी आंख देखता है, उस आंख से वो डायग्नोसिस करता है। वही चित्र अगर आप एआई को दे दें तो जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जी मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। जी हर डायबिटिक को हर साल स्क्रीनिंग होनी होती है। जी इतने ऑप्थोमोलॉजिस्ट ही नहीं है कि हर डायबिटिक की स्क्रीनिंग कर पाए। तो रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग, ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग, इन चीज़ों में। प्रोफेसर अग्रवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे थे, लेकिन वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा जारी है, लेकिन उससे पहले देखते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों पर एक छोटी सी रिपोर्ट। नीति आयोग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जारी रणनीति में उल्लेखित आंकड़ों के मुताबिक देश का स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञों, चिकित्सकों, नर्सों, तकनीशियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहा है। देश में प्रति 10,000 की आबादी पर लगभग 7 डॉक्टर और 20 नर्सें हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मापदंडों के अनुरूप 10,000 की आबादी पर 10 डॉक्टर और 25 नर्सें होनी चाहिए। वहीं 10,000 की आबादी पर देश में केवल 13 हॉस्पिटल बेड्स हैं, जबकि WHO की अनुशंसा 35 की है। नीति आयोग ने अपनी परिचर्चा पत्र में देश में स्वास्थ्य सेवाओं के असमान पहुंच की भी बात की है। साथ ही ये भी कहा कि निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा पाना एक बड़ी बाधा है। आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की असमानता का भी उल्लेख किया।
विश्व बैंक के आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि गाँव में 66% आबादी के मुकाबले केवल 33% डॉक्टर हैं, जबकि शहरों में 34% आबादी के मुकाबले 67% डॉक्टर हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाके से लोगों को इलाज के लिए शहरों की ओर रुख करने पर मजबूर होना पड़ता है, जो बेहद खर्चीला और तनावपूर्ण साबित होता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 6.3 करोड़ लोगों को हर एक साल स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च के कारण गरीबी की मार झेलनी पड़ती है। तो ये थी कुछ बड़ी चुनौतियां हेल्थ सेक्टर की। नीति आयोग का कहना है इन चुनौतियों के बीच भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र AI जैसी आधुनिकतम तकनीकों के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। प्रोफेसर अग्रवाल, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर में AI को लेकर क्या इंटरवेंशन हो रहे हैं, क्या पहल है? देखिए, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जो मैक्सिमम इंटरवेंशन हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे कम ट्रेंड आदमी जी AI की मदद से ज़्यादा ट्रेंड आदमी का काम कर सके। जी क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम यही है, क्वालिफाइड लोगों की शॉर्टेज। यस इसमें अगर हम सिंपल हेल्थ केयर वर्कर से स्टार्ट करते हैं जी तो पूरे देश की जो गाइडलाइंस हैं उनके एप्लीकेशन बना के, इसको डिक्लेरेटिव AI बोलते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं कि वो बस फीड इन करे पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और जो नेशनल गाइडलाइन हो एप्लीकेबल वो अपने आप आ जाए। इसके अंदर तरह तरह के इन्फेक्शंस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जी। लंग डिजीजेस सब कवर हो जाते हैं। जी इसका अगला लेवल जो AI का होगा वो ये है जहाँ आपको टेस्ट करने पड़े। जी अब ये टेस्ट ECG हो सकते हैं, जी ECG की ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन, फूंक मारने वाले टेस्ट हो सकते हैं, उनकी ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन, इमेज बेस्ड टेस्ट इसके अगले लेवल पे आते हैं जी जहाँ पे आप उनको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ अल्ट्रासाउंड है या एक्सरे है, उसकी ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन। जी अल्ट्रासाउंड है तो प्रेगनेंसी में इसके रिस्क्स। तो पब्लिक हेल्थ के ज़्यादातर जो टेस्टिंग है वो इस तरह की है, और आंखों का एग्जांपल मैंने पहले दिया ही था। जी जी हाँ। तो ये है। डॉक्टर अंजलि, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? किस तरह से इंटरवेंशंस हम देख रहे हैं, किन किन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है AI के इंटरवेंशन के लिए? आई थिंक इस समय अभी तो इमेज बेस्ड जो डायग्नोस्टिक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। जी। और जैसे मैंने पहले बताया कि कई जो AI टूल्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में भी आ गए हैं। जी। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, इमरजेंसी रेडियोलॉजी, तो इसमें AI का बहुत बड़ा रोल है। आपको मालूम होगा हमारे देश में जैसे हर 2 मिनट में मेजर ट्रॉमा की वजह से एक डेथ होती है। तो इन डेथ्स का कारण है कि वहाँ पे सही टाइम पर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं उनकी मदद करने, जो कि घायल हो गए हैं मरीज़, या मरीज़ जब आए हैं अस्पताल वो कैसे आ रहे हैं, उनका ट्रियाज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो कई बहुत ही सीरियस मरीज़ हैं वो लाइन में पीछे खड़े हुए हैं क्योंकि रश इतना है हमारे इमरजेंसी रूम्स में। तो इस ट्रियाज के सिस्टम में भी AI का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो एक तो ट्रियाज में हो गया है। दूसरा, अब जैसे कि डायग्नोस्टिक्स में मैंने बताया कि एक्सरे हुआ है। अब एक्सरे में फेफड़े में बहुत ज़्यादा हवा भर गई है क्योंकि पसलियाँ फ्रैक्चर हो गई हैं ट्रॉमा में। तो उस हवा को एकदम से जांच करना, एकदम से अलर्ट आ जाना चाहिए डॉक्टर को कि इसके फेफड़े में बहुत ज़्यादा हवा है, आप जल्दी से ट्यूब डालिए ताकि मरीज़ डिकॉम्पनसेट नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो उसमें AI का ऑलरेडी काम हो चुका है और ये स्टडीज़ बड़ी सक्सेसफुल रही हैं। इनका सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी काफ़ी हाई रहा है न्यूमोथोरैक्स डिटेक्शन में। अगर फेफड़ों में अगर पानी भर जाए उसको जांचने में। फिर ये डिटेक्शन में हो गया है। मैं इमरजेंसी रूम का एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मरीज़ आया है, सिर में चोट लग गई है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो बड़ा सा एक ब्लड क्लॉट बन गया है दिमाग में। तो उसको पहचानना इमीडिएटली, ताकि न्यूरोसर्जन को इमीडिएटली अलर्ट पहुंच जाए कि ये मरीज़ बीमार है, ये कभी भी ये डिकॉम्पनसेट कर सकता है, इसको जल्दी इसका ब्लड क्लॉट निकालना होगा दिमाग से। तो इसमें रोल रहेगा। फिर डायग्नोस्टिक्स के अलावा अब ट्रीटमेंट में हमने ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर्स को पता चल गया इमरजेंसी रूम में उन्होंने ट्रीट कर लिया है जिस तरह से, अब वो उस मरीज़ को ऊपर अस्पताल में दाखिल करें या वो मरीज़ स्टेबल है कि वो बाहर भेज सकते हैं घर, या ICU में दाखिल करें या वार्ड में दाखिल करें। तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग में भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। प्रोफेसर अग्रवाल, मैं यहाँ जानना चाहूँगी दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ AI के माध्यम से हो सकता है? बिल्कुल। अगर हम सबसे सिंपल लेवल से स्टार्ट करें, जी। कोई आदमी जिसके आईसाइट में प्रॉब्लम है, वो पढ़ना चाहता है, जी। तो दिव्य नयन
जैसा एक CSIR का CSIO की इन्वेंशन है, वो अपने आप कागज़ को स्कैन करेगा और नेचुरल स्पीच में बोल के उसको सुना देगा। जी। ये सिंपलेस्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन है। इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है उसको नेविगेट करना है। आप सबने ऑटोनोमस कार्स के बारे में सुना होगा, हाँ, टेस्ला का, गूगल का, जो अपने आप। जी। इसी तरह व्हीलचेयर इमेजिन कर सकते हैं कि विकलांग आदमी वहाँ बैठ जाए और अपने आप वो नेविगेट होकर चली जाए। थर्ड लेवल जो और मुश्किल है वो आता है जिन लोगों को पैरालिसिस हो गई है, जिनका ब्रेन काम कर रहा है लेकिन मसल्स नहीं काम कर रही। आज ये पॉसिबल है कि आप ट्रेनिंग के साथ ये सीख सकते हैं कि ब्रेन बॉडी से क्या करने के लिए कह रहा है, क्या बोलने के लिए कह रहा है, और फिर कंप्यूटर या एक्सोस्केलेटन या रोबोट्स वो काम कर सकते हैं जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। यहाँ पे एक नीति आयोग के पेपर में मैंने पढ़ा, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स की बात है, उसका AI के साथ क्या तालमेल होगा, और बाकी जो हाई एंड टेक्नोलॉजी हैं जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, तो कैसे ये सब चीज़ें आपस में तालमेल करेंगी और किस तरह से इससे हेल्थ सेक्टर को बेनिफिट होगा? तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। पहला लेवल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका सिर्फ मतलब ये है कि चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। सोचिए एक एल्डरली आदमी अपने घर में बीमार है, जी। एक कैमरा उसको देख रहा है, कई सारे मॉनिटर हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, कमरे में लाइट ऑन है, ऑफ है, कब हुई है, खाना कब खाया था, कब ऑन हुआ है, ये सारा डेटा फीड हो रहा है। जी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सबकी कनेक्टिविटी है। जी। बिग डेटा है, जब ये इतना सारा डेटा हर सेकंड जनरेट होगा तो आप सोचिए महीने भर में कितना डेटा जनरेट होगा। जी। अब इस पे AI ट्रेन हो सकता है। सपोज वो आदमी कहता है कि मुझे चक्कर आते हैं, गिरता हूँ, और सेंसर्स पकड़ते हैं। जी। AI ना केवल ये पकड़ सकता है कि वो कब गिरा, वो तो काफ़ी आसान काम है। AI ये समझ सकता है कि किस कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ों से वो गिरता है। ओके। जैसे अगर देखा जाए कि जिस वक्त हार्ट रेट सडनली तेज़ हो जाती है, जब वो बिस्तरे से उठ रहा होता है, जब उसने खाना नहीं खाया होता, तब उसके गिरने की टेंडेंसी है। तो ये हाईएस्ट लेवल हो जाएगा। और हर लेवल पे काम हो सकता है। छोटे लेवल पे सिर्फ गिरा या नहीं गिरा, और ऊपर के लेवल तक क्यों गिरा। तो AI से कह सकते हैं कि जो एल्डरली हैं या फिर पेशेंट है, उनका जीवन काफ़ी सहज होगा और वो अंडर मॉनिटरिंग रह पाएंगे कॉन्स्टेंटली। बहुत ज़्यादा। जैसे कई देश हैं, जैसे ताइवान है, ताइवान की अब एवरेज एज 50 के ऊपर जा चुकी है। बच्चे उनके कम पैदा हो रहे हैं, लोग ग्रेइंग नेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वो तो अभी से सोच रहे हैं कि चाहे कितने भी डॉक्टर हैं उनके पास, जब नए लोग पैदा ही नहीं हो रहे तो इतने सारे जब बूढ़े या लोग होंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके इन लोगों को एक सुरक्षा वाला जीवन, अच्छा जीवन घर पे दिया जा सकता है। वाकई में AI की दुनिया वाकई रोचक होने वाली है। काफ़ी रोचक डिस्कशन जारी है, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा को जारी रखते हुए जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर में AI सॉल्यूशंस का रास्ता कितना आसान है। डॉक्टर अंजलि, सबसे पहले आप यह बताएं कि क्या चुनौतियां देखती हैं AI सेक्टर, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो AI को लेकर क्या चुनौतियां हैं? हमारे सामने काफ़ी चुनौतियां हैं हेल्थ सेक्टर में। और सेक्टर्स से अलग
हेल्थ सेक्टर में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो है डेटा की। ओके। कि डेटा तो हमारे पास खूब जनरेट हो रहा है क्योंकि हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है, लेकिन उस डेटा की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। क्वालिटी और साथ में वो डेटा को इकट्ठे करने का कोई एक Compilation। प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कि डेटा अवेलेबल है, जो भी एआई एल्गोरिथम डेवलप करना चाह रहा है उसके लिए वो आसानी से वो यूज़ कर पाए। और क्वालिटी का मतलब कि डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, कई जगह डिजिटल इमेजेस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स नहीं है, तो ज़्यादातर हाथ से लिखे हुए डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ट्रीटमेंट स्लिप्स हैं, सर्जिकल नोट्स हैं, तो इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। प्रोफेसर अग्रवाल, जैसा डॉक्टर अंजलि ने कहा, आज भी डॉक्टर्स पेपर पे रिपोर्ट बनाते हैं, तो डिजिटाइजेशन कितना बड़ा चैलेंज है एआई के लिए हेल्थ सेक्टर में? देखिए, डिजिटाइजेशन तो चैलेंज है ही, लेकिन सबसे पहले ये भी सोचना पड़ेगा डॉक्टर लिखते कितना है। अगर आपने कभी डॉक्टरों की रिपोर्ट देखी हो तो हम ज़रा कम लिखने में विश्वास रखते हैं जी। और पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि सिवा डायग्नोसिस के कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं होता। बिल्कुल। तो डिजिटाइजेशन ऑफ नॉर्मल रिकॉर्ड्स इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। इसका अगला लेवल होता है डिजिटलाइजेशन। ओके। डिजिटलाइजेशन का मतलब आपका इक्विपमेंट सीधे ही डिजिटल फॉर्मेट में हो। ओके। जब नोट्स की एंट्री हो तो सीधे ही डिजिटल फॉर्मेट में हो। ओके। और सबसे ऊपर आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि इतना सारा डिजिटल डेटा होगा तो उसको आप यूज़ करेंगे, आप सोसाइटी को बदलेंगे, तो वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जी। इस सब के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जी। इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम जो बदलाव लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स के अभाव को कमी ख़त्म करेंगे, उसके लिए एक नए तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। और थैंकफुली हमारे कंट्री में डेटा अच्छा है, डेटा के रेट सस्ते हैं, जी। मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन अच्छी है, लगभग 400 मिलियन मोबाइल फ़ोन इस देश, स्मार्टफोन इस देश में है। बिल्कुल। तो पोटेंशियल है, लेकिन इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से बने और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। सिर्फ डिजिटाइजेशन पे अगर हम खुश हो गए तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करना चाहूँगी। उसमें किस तरह से सपोर्ट मिल सकता है एआई सिस्टम से? एआई अपने आप में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता है। जी। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अस्पताल में बेड्स उतने ही रहे दिल्ली में जितने आज हैं, लेकिन एआई ट्रैक रख रहा हो, जैसे डॉक्टर अंजलि ने कहा था, कौन बीमार है, कौन मरणासन है, किस हॉस्पिटल में कौन सा बेड खाली है, कौन से जगह कौन से स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, और डिसीजन ले उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर यूज करने का, तो दैट इज अ गुड वे। दूसरा तरीका है, आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो शुरू से ही डिजिटलाइज्ड हो, बिल्कुल। जो सारा कम्युनिकेट करता हो और ज़्यादा एफिशिएंट हो। अगर आप नए हेल्थ सेंटर बनाएं, जी। तो हम लोगों ने एक चीज़ बनाई थी जिसको कहते हैं ई हेल्थ सेंटर। तो CSIR, IGIB और ह्यूलेट पैकर्ड ने एक शिपिंग कंटेनर में तरह तरह के डिजिटल इक्विपमेंट डाल के, जो सब आपस में बात करते थे, पेशेंट की एंट्री सब कुछ डिजिटल होती थी, सारा डेटा क्लाउड में जाता था। ऐसे लगभग 100 सेंटर बने, मेरे ख्याल से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को देखा जा चुका है, सारा डेटा क्लाउड में। और हम लोगों ने देखा कि एक अच्छी नर्स मिल जाए अगर हेल्थ सेंटर में, तो आधे काम हो जाते थे, डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं थी। एक तरह से कह सकते हैं वर्चुअल हेल्थ केयर की तरफ। वर्चुअल हेल्थ केयर। डॉक्टर अंजलि, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। वर्चुअल हेल्थ केयर तो काफ़ी सालों से हो रहा है। टेली मेडिसिन एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही यूज़फुल रही है हमारे देश में, और उसके माध्यम से हम दूर दूर के गाँव में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ज़्यादातर बड़े शहरों में बेस्ड हैं, पर्टिकुलरली जो स्पेशलिस्ट हैं। टेली रेडियोलॉजी एक पार्ट है टेली मेडिसिन का, और टेली रेडियोलॉजी से मैंने अपनी कंपनी में देखा है, टेली रेडियोलॉजी सॉल्यूशंस में, तो हमारी जो इमेजेस हैं, कोई कंट्री का कोई ज्योग्राफी मैटर नहीं करती है, कहीं से भी हम देख सकते हैं। समय कम है, लेकिन प्रोफेसर अग्रवाल, मैं जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। डेटा सिक्योरिटी और एथिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो एआई के सामने क्या चैलेंज है? देखिए, किसी भी एल्गोरिथम को काम कराने के लिए आपको डेटा चाहिए होता है। अब ये डेटा किसी पेशेंट से ही आएगा, जी।
और डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसी डेटा का इस्तेमाल करें उस आदमी को इंश्योरेंस डिनाई करने के लिए या ऐसा डिसीजन लेने के लिए जिससे वो असुविधा पहुंचे उससे, तो ये डेटा प्राइवेसी की वायलेशन होगी। जी। अगर हम, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट जीनोमिक में काम करता है, अगर आपके पास किसी आदमी का पूरा जीनोम सीक्वेंस है तो उसमें आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोबारा से, उसी को नहीं, उसके बच्चों को भी। कई बार मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम बताता हूँ कि अगर आप जीनोम सीक्वेंस करें फैमिली में तो आपको कई बार रिलेशन पता लगेगा जो आप सोच रहे हैं कि हैं और जीनोम कहता है कि रिलेशन नहीं है। आप कैसे इस डेटा को हैंडल करें, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। यस यस। तो डेटा प्राइवेसी इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। सिक्योरिटी इज, अगर आप सिक्योरिटी नहीं होगी तो प्राइवेसी किस बात की? बिल्कुल। कोई भी आदमी आके डेटा खोल के चला जाएगा। तो सिक्योरिटी प्राइवेसी तो इसेंशियल होए। आखिरी बचा एथिक्स। क्या आप इसके इस्तेमाल मनुष्यता की भलाई के लिए कर रहे हैं या नहीं? आदमी की भलाई पहले, मनुष्यता की भलाई उसके आगे। और ये एथिकल बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है। जैसे जर्मनी ने कहा है आप किसी आदमी के बिल्कुल परमिशन के बिना डेटा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। GDPR बोलते हैं इसको। वो भी मेरे ख्याल से गलत है। अगर हम जर्मनी का सिस्टम जहाँ लोग आराम से बैठे हुए हैं, सबको हेल्थ केयर मिल रहा है और कुछ लोगों की डेटा प्राइवेसी कंसर्न को लेके कह दें कुछ भी नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया में कोई आदमी अपना डेटा ऑलमोस्ट देने को तैयार है, चाहे उसे हेल्थ केयर मिल जाए, उसको हम स्टैंडर्ड बना दें, वो भी सही नहीं है। सही कहीं इनके बीच में है। इसके लिए रास्ता निकालना कि आदमी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं, लेकिन वो काम करें जो सोसाइटी के लिए और उसके लिए, दोनों के लिए सही हो। हाई एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ आगे बढ़ने के लिए कई तरह की सावधानियां और सही और गलत फिलॉसफी होती है। टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल के लिए होती है। काफ़ी रोचक जानकारियां आप दोनों ने दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने अभी जाना कि आने वाले दिनों में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे स्वास्थ्य पर पैनी नज़र होगी और हेल्थ सेक्टर की कई चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। वास्तव में AI में स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी परिभाषा बदलने की ताकत है। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।